Hello, everyone, and welcome back to Mind Review. I'm Sakshi Kaushik, and this is the Sisreli series that's going on, wherein we are covering all the chapters of your Sisreli book, the psychology book by Sisreli. ठीक है, तो chapter 1 to chapter 7 we have completed each one of them in detail. If you have missed out any of the videos related to this series, तो आप लोग क्या करेंगे, जो चैनल का प्लेलिस्ट सेक्शन है उस पे प्लेलिस्ट में आप सिसरेली सीरीज की प्लेलिस्ट पे क्लिक करेंगे. as soon as you will open that, you will see that all the videos from day 1 up till today have been uploaded over there. और वो पूरे की पूरी जो है एक सीरीज में एक ऑर्डर में अपलोड की गई है, राइट? सो यू कैन एक्सेस ऑल दीज वीडियोस. So today we will be starting with your chapter 8, that is development across the lifespan. So आपकी साइकोलॉजी के पेपर का एक पेपर होता है डेवलपमेंटल साइकोलॉजी. So this chapter is based on that paper and we will be covering all the different topics related to human development, the theories of development, the stages of development, reflexes, everything. ठीक है? So आज की वीडियो है पार्ट 1 ऑफ चैप्टर 8. एज यू ऑल नो कि हम लोग हर एक चैप्टर को पार्ट वाइज कवर करें, so that it doesn't become a big burden on you and you can easily cover every day. अपना 25 से 30 मिनट निकाल के आप अपनी स्टडीज कर सकते हैं, है ना? चलो, सो लेट्स गेट स्टार्टेड. एंड द फर्स्ट थिंग दैट वी विल बी टॉकिंग अबाउट टुडे इज नोन एज ह्यूमन डेवलपमेंट. ठीक है भाई, ये ह्यूमन डेवलपमेंट क्या चीज है? Because we are talking about developmental psychology, so we should know what exactly do we mean by this term development. तो human development again एक scientific study है. किस चीज की scientific study है? Of the changes that occur in people as they age from conception until death. So conception is the time at which the baby is actually in the mother's stomach. So that is the time of conception, when the mother gets to know that she is pregnant and she is going to have a child. So that's the time of conception, and the death time you all know what it is. तो conception से लेके death तक एक इंडिविजुअल में क्या क्या फिजिकल चेंजेस आते हैं, इमोशनल चेंजेस आते हैं, कॉग्निटिव चेंजेस आते हैं, साइकोलॉजिकल लेवल पे क्या चेंजेस आते हैं, ऑल ऑफ दीज चेंजेस आर स्टडीड एज पार्ट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट. क्योंकि जब हम डेवलपमेंट की बात करते हैं तो वील कंसिडर ऑल द डेवलपमेंट्स, राइट? द फिजिकल डेवलपमेंट ऑल्सो, इमोशनल डेवलपमेंट ऑफ अ पर्सन ऑल्सो, सोशली वो कैसे डेवलप हो रहे हैं, उनकी लैंग्वेज, कम्युनिकेशन स्किल्स, एवरीथिंग विल बी इंक्लूडेड, इजंट इट? सो दैट्स व्हाट ह्यूमन डेवलपमेंट इज. अब यहाँ पे डेवलपमेंट के दो व्यू पॉइंट्स होते हैं. वन व्यू पॉइंट इज द नेचर एंड अनदर इज द नर्चर. तो ऑफन इसको ऐसे भी रेफर किया जाता है एज द नेचर नर्चर डिबेट. ओके, सो व्हाट इज द नेचर व्यू पॉइंट? नेचर व्यू पॉइंट कहता है कि हमारी जो जीन्स होती हैं, हमारी जो हेरिडिटी होती है, वो हमारे डेवलपमेंट को इन्फ्लुएंस करती है. ठीक है? दे इन्फ्लुएंस व्हाट? दे इन्फ्लुएंस एन इंडिविजुअल्स डेवलपमेंटल प्रोसेसेस. तो आप आगे कैसे डेवलप करने वाले हो, बी इट इन टर्म्स ऑफ योर बायोलॉजी, बी इट इन टर्म्स ऑफ योर साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट और इमोशनल डेवलपमेंट और योर पर्सनालिटी और एनी अदर फॉर्म ऑफ डेवलपमेंट, द नेचर व्यू पॉइंट सेज कि आपके जो जीन्स हैं, जो चीज़ें आपने इनहेरिट किए हैं अपने जनरेशन से, those things will influence the way you develop. Whereas the nurture viewpoint says that no, these genes will not have an impact on your development. Rather, the environment in which you are living and the environment in which you are growing will actually influence the developmental pathway for you. ठीक है? तो इसको हम बोलते हैं नेचर नर्चर डिबेट. व्हाट इज एक्चुअली राइट वी डोंट नो. वी कैन नॉट पॉइंट आउट एनी वन थिंग दैट इज राइट. हम कंप्लीटली ना सिर्फ एनवायरनमेंट को बोल सकते हैं, ना सिर्फ जीन्स को बोल सकते हैं. सो इन टुडेज वर्ल्ड वी फॉलो एन एक्लेक्टिक अप्रोच. एक्लेक्टिक अप्रोच का मतलब क्या होता है कि नेचर और नर्चर दोनों को कंबाइन करके देखा जाता है. दैट द जीन्स ऑल्सो हैव अ रोल टू प्ले इन आवर डेवलपमेंट एंड द इन्वायरमेंट ऑल्सो हैज अ रोल टू प्ले इन आवर डेवलपमेंट. सो बोथ ऑफ दीज थिंग्स आर गिवन एन इम्पोर्टेंस. ठीक है? अब जो आपका डेवलपमेंटल साइकोलॉजी है उसमें भी रिसर्चेस तो होते हैं, एज यू जस्ट सॉ इन द डेफिनेशन. इट इज अ साइंटिफिक स्टडी, और जहाँ पे साइंस आता है वहाँ पे देयर वुड डेफिनेटली बी सम काइंड ऑफ रिसर्चेस. सो मोस्टली जो रिसर्च डिजाइंस डेवलपमेंटल साइकोलॉजी में यूज किए जाते हैं, दे आर लॉन्गिट्यूडनल, क्रॉस सेक्शनल एंड क्रॉस सीक्वेंशियल. नाउ व्हाट आर दीज वी विल डिस्कस वन बाय वन. ठीक है? लॉन्गिट्यूडनल में क्या होता है कि आप एक रिसर्च ग्रुप को ले लेते हो
and you are studying this research group over the span of different time periods. तो for example you have these group of people, ठीक है, ये कुछ अभी 5 या 6 ईयर ओल्ड हैं और आप इनके बारे में कुछ स्टडी करना चाह रहे हो, एंड राइट नाउ इट इज 2023. सो यू फर्स्ट स्टडी देम इन 2023, जो भी वेरिएबल आप स्टडी कर रहे हो. आफ्टर दैट यू विल स्टडी प्रोबेबली, आप नेक्स्ट 5 ईयर्स में इनको फिर से स्टडी करोगे 2028 में, ठीक है. एंड देन अगेन इन नेक्स्ट 5 ईयर्स यू विल स्टडी द सेम ग्रुप ऑफ पीपल. तो ये सेम एक्स ग्रुप ऑफ पीपल चलता आ रहा है, कोई अलग लोग नहीं है, ठीक है. So in 2033, again after 5 years you will study, then again after 5 years you will study. So what is longitudinal design? In longitudinal design you are studying the same group of people across different time periods. इससे हमें पता क्या चलता है, डेवलपमेंट पता चल रही है कि भाई अक्रॉस टाइम जैसे जैसे 5 साल का गैप बीतता जा रहा है वो इंडिविजुअल के डेवलपमेंट में क्या चेंजेस आए, या जो भी वेरिएबल आप मेजर कर रहे थे उसमें क्या चेंजेस आए. सो दैट इज लॉन्गिट्यूडनल डिजाइन. क्रॉस सेक्शनल डिजाइन क्या होता है, दैट यू टेक डिफरेंट ग्रुप्स, ठीक है, आप अलग अलग ग्रुप्स ले लेते हो एंड यू स्टडी ऑल दीज डिफरेंट ग्रुप्स एट द सेम टाइम. So here the time is same. Longitudinal में there were different time periods but the group was same. क्रॉस सेक्शनल में ग्रुप्स आर डिफरेंट बट द टाइम इज सेम. सो मे बी आपने कुछ ग्रुप्स एक ग्रुप ले लिया जिसमें एज ग्रुप है से 3 to 6 ईयर ओल्ड्स, जो अभी 2023 में 3 to 6 ईयर ओल्ड है, ठीक है. देन दूसरा एज ग्रुप आपने ले लिया वाई, दैट इज इन द एज ग्रुप ऑफ 10 to 15 ईयर्स ओल्ड. देन आपने एक और एज ग्रुप ले लिया दैट इज जेड विच इज इन द एज ग्रुप ऑफ से 20 to 25, एंड यू टुक अनदर एज ग्रुप से ए विच इज इन द एज ग्रुप ऑफ 30 to 35, ठीक है. तो ये आपने 4 अलग अलग एज ग्रुप्स ले लिया एंड नाउ यू आर मेजरिंग वन कॉमन वेरिएबल इन ऑल ऑफ दीज एंड यू आर ट्राइंग टू सी कि कैसे ये चारों एज ग्रुप्स एक दूसरे से डिफरेंट है उस एक पर्टिकुलर वेरिएबल पे, एंड यू विल नॉट फॉलो दीज पीपल अक्रॉस टाइम, यू विल जस्ट मेजर देम वंस एंड यू विल लेट देम गो, ठीक है. लॉन्गिट्यूडनल में क्या हो रहा था, आप एक ही ग्रुप ऑफ पीपल को बार बार ही मेजर कर रहे थे, उन्हीं को फॉलो कर रहे थे, ठीक है. फाइनली क्रॉस सेक्शनल इज एक्चुअली अ मिक्स ऑफ लॉन्गिट्यूडनल क्रॉस सीक्वेंशियल, सॉरी, ठीक है. क्रॉस सीक्वेंशियल में क्या होता है, इट इज अ मिक्स ऑफ लॉन्गिट्यूडनल एंड क्रॉस सेक्शनल डिजाइन. तो आपका जो क्रॉस सेक्शनल डिजाइन है और लॉन्गिट्यूडनल है, अगर आप इसको मिला दो तो आपको क्रॉस सीक्वेंशियल मिलेगा. सो व्हाट हैपेंस ओवर हियर इज यू हैव डिफरेंट ग्रुप्स. Okay, so you will have group X, group Y, group Z and group A, and you will study these different groups over different time periods. तो आप इन सारे के सारे ग्रुप्स ग्रुप्स को या ग्रुप के मेंबर्स को डिफरेंट टाइम पीरियड्स में स्टडी करोगे. सो यू विल फर्स्ट स्टडी दीज डिफरेंट ग्रुप्स इन 2023, फिर आप 2028 में इन सारे चारों ग्रुप को स्टडी करोगे, फिर 2033 में फिर से चारों ग्रुप्स को स्टडी करोगे. वेयर एज इन लॉन्गिट्यूडनल यू वर जस्ट हैविंग वन ग्रुप, but in cross sequential you have different groups but you are studying these different groups over different time spans. Clear? In case you still have any doubt, feel free to ask in the comment section, or you can also leave a message on Instagram. The Instagram ID is @mindreview1, ठीक है. You can also reach out on Instagram and follow if you wish to. All right, now let's move forward in our developmental psychology. तो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आता है जिसको हम बोलते हैं डीएनए. आई एम श्योर ऑल ऑफ यू मस्ट हैव स्टडीड दिस कॉन्सेप्ट इन योर 7th or 8th साइंस, है ना. तो डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है भाई, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड. ओके, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, एंड व्हाट इज इट, इट कंटेन्स आवर जेनेटिक मटेरियल. तो जो हम जीन्स इतनी देर से चिल्ला के जिसकी बातें कर रहे हैं कि क्या जीन्स हमारे डेवलपमेंट को इम्पैक्ट करते हैं and all of those things. So this genetic material is actually considered in your DNA, and this is how a strand of DNA looks like. This is just an image drawn by me. You can also Google more for your greater understanding, है ना. तो ये what is exactly DNA? The two sides of twisted ladder. Why is it called as two sides of twisted ladder? क्योंकि आप अगर इसको open करोगे, this is one side, this is another side. These two sides have just been twisted. एक को फिर ऐसे कर दिया और दूसरी साइड को ऐसे, something like this has been done, है ना. So these things have been twisted. So this is a two-side twisted ladder,
and these two sides are composed of sugars and phosphates. तो ये जो दोनों sides हैं इस ladder की, ये किस चीज से बनी हुई है? sugars और phosphates से बनी हुई है. और जो इन sides को जोड़ रहा है, ये जो आप बीच में एक line देख रहे हो, as you can see over here, this line that is joining the other two twisted ladders, this is known as rungs, and this rung is actually the amines that we have. Okay, so not very important information from exam point of view, but since you are studying developmental psychology, so it's good that you know about it, right? देन डीएनए प्रेजेंट कहाँ पे होता है? तो आपका सेल होता है सबसे पहले. सेल के अंदर सेंटर में न्यूक्लियस होता है. इन द न्यूक्लियस यू हैव क्रोमोसोम, इन द क्रोमोसोम यू हैव जीन्स, एंड जीन्स क्या होते हैं? वो डीएनए के ही एक सेक्शन होते हैं. सो डीएनए इज अल्टीमेटली देयर इन योर क्रोमोसोम, क्रोमोसोम इज इन द न्यूक्लियस ऑफ द सेल. ठीक है, तो सबसे पहले क्या होता है? आपका सेल होता है. सेल के अंदर सेल का न्यूक्लियस होगा, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम अलॉन्ग विद अदर बॉडीज भी होंगी, और क्रोमोसोम में ही सेक्शन ऑफ डीएनए, क्रोमोसोम में ही डीएनए होता है, एंड अ सेक्शन ऑफ डीएनए इज नोन एज जीन्स. करेक्ट? चलो लेट्स मूव फॉरवर्ड. नाउ वील टॉक अ लिटिल मोर अबाउट दीज जीन्स. ठीक है, दो तरीकों की जीन्स हो सकती हैं. यू कैन हैव डोमिनेंट जीन एज वेल एज रेसेसिव जीन. So all of this information is something that you have already studied in your school time, or maybe in your 7th and 8th classes. So I am not going to go in a lot of depth over here. You already know these things. If you don't, then please brush up that knowledge. Okay, that's a homework for you. So dominant genes क्या होती हैं? Dominant genes are those which actively control the expression of a trait. तो सपोज मेरे को अगर जीन्स है अलग अलग जो मैं इनहेरिट कर रही हूँ, एंड वन ऑफ देम इज डोमिनेंट जीन फॉर ब्लैक हेयर, another one is probably a recessive gene for some other hair color. Okay, so in that case what kind of hair color am I more likely to have? The black color only, because जो black color हेयर की जीन थी दैट वाज डोमिनेंट एज कंपेयर टू द अदर जीन विच वाज ऑफ सम अदर हेयर कलर. सो डोमिनेंट जीन वो जीन होती है जो किसी भी ट्रेट के एक्सप्रेशन को एक्टिवली कंट्रोल करती है, वेयर एज रेसेसिव जीन किसी भी ट्रेट के एक्सप्रेशन को तभी इन्फ्लुएंस कर सकती है जब वो एक आइडेंटिकल जीन के साथ पेयर की गई हो. यानी कि इफ बोथ द जीन्स आर रेसेसिव, only then I am likely to have that particular hair color. लेकिन अगर एक जीन डोमिनेंट है ब्लैक हेयर कलर के लिए और दूसरी रेसेसिव है, then that recessive gene cannot influence my expression of trait, rather the dominant gene will influence. But अगर दोनों ही recessive है, then the recessive gene can also influence. So that is your dominant and recessive genes thing. Now we'll move to another part, और वो दूसरा पार्ट है कुछ डिसऑर्डर्स के बारे में पढ़ेंगे. ठीक है, द जेनेटिकली डिटर्मिन्ड डिसऑर्डर्स, एंड आफ्टर दिस वी विल आल्सो बी स्टडिंग अबाउट द क्रोमोसोमल डिटर्मिन्ड डिसऑर्डर्स. सो जेनेटिकली डिटर्मिन्ड डिसऑर्डर्स का मतलब क्या होता है? ऐसे डिसऑर्डर्स जो आप इनहेरिट कर रहे हो बाय बर्थ, यू आर हैविंग देम बिकॉज ऑफ द इनहेरिटेंस. सो यू हैव सिस्टिक फिब्रोसिस. सो सिस्टिक फिब्रोसिस एक डिजीज होता है रेस्पिरेटरी और डाइजेस्टिव ट्रैक्ट्स का. सिकल सेल एनीमिया इज ऑल्सो देयर. सो दिस इज अ ब्लड डिसऑर्डर जहाँ पे सेल्स की शेप में देयर इज अ problem, there is an issue. So you have read about it already in your 10th or 11th biology, I know that. Okay, then Tay-Sachs disease or Tay-Sachs disorder is there. This is a neurological condition, a neurological disorder which is life threatening. Then you also have PKU. PKU का मतलब क्या होता है? फिनाइल कीटोन्यूरिया. ठीक है, फिनाइल कीटोन्यूरिया में क्या होता है? The infant is actually born without the ability to break down this chemical, this थिंग कॉल्ड फिनाइल एलेनाइन. ठीक है, फिनाइल एलेनाइन क्या होता है? ये कंट्रोल करता है आपके स्किन कलर को और आपके हेयर कलर को. बट ओवर हियर द इन्फेंट इज बॉर्न विदाउट द एबिलिटी टू ब्रेक दिस डाउन. यूजुअली हमारे बॉडी में होते हैं कुछ कंपोनेंट्स जो इस चीज को ब्रेक डाउन करते हैं, विच एक्चुअली प्रोटेक्ट अस फ्रॉम लॉट ऑफ अदर थिंग्स. बट इफ एन इन्फेंट इज बॉर्न विदाउट द एबिलिटी टू ब्रेक डाउन दिस phenylalanine, then they might have this genetically determined disorder called phenylketonuria. So these are some genetically determined disorders. You can know the names. Going much into detail is not important, but for your interest, if you are interested to study more about them, you can always do that. Okay, then we also have certain chromosomal disorders. तो क्रोमोसोम हमने अभी ही थोड़ी देर पहले ही देखा था कि कैसे आपके सेल्स में प्रेजेंट होते हैं क्रोमोसोम्स, है ना.
So if there is any kind of, abnormality in these chromosomes, then that can also lead to a disorder. तो एक क्रोमोसोमल डिसऑर्डर क्या होता है जिसको हम बोलते हैं डाउन सिंड्रोम. डाउन सिंड्रोम इज ऑल्सो नोन एज ट्राइसोमी ऑफ क्रोमोसोम नंबर 21. सो वी हैव 23 क्रोमोसोम्स इन ऑल. ठीक है, 23rd क्रोमोसोम आपका सेक्स क्रोमोसोम होता है, दैट डिटर्मिन्स द सेक्स ऑफ द इन्फेंट और ऑफ पर्सन इन जनरल. सो जब आपका जो क्रोमोसोम नंबर 21 होता है, इफ दैट हैज एन इशू, then it can lead to Down syndrome. So there is trisomy of chromosome 21. Okay, in that case, what all things would be seen? Some symptoms like these can be seen. There are, the infant is, having wide set of eyes, increased risk of organ failure, intellectual disability can also be accompanied in some cases. So these are certain characteristics of Down syndrome. Always feel free to read more about these disorders, because we are covering a specific book and for a specific purpose, that is to crack your entrances. For entrances, they will never ask you to write theories or just give the history of a disorder or anything like that. So therefore you need to study a little, in a little smarter way, that you have a lot of knowledge so that you can attempt a lot of MCQs and increase your chances of getting selected. But if you are studying for the sake of एक्चुअली स्टडिंग वाला स्टडिंग, कि आपको नॉलेज गेन करना है और आपको एक चीज़ के एकदम डेप्थ में और डिटेल में जाना है, बिकॉज यू आर इंटरेस्टेड इन दैट पर्टिकुलर थिंग, देन ऑलवेज फील फ्री to pick up your nowadays internet also. If you have availability to books, that would be great. Otherwise internet पे research papers read करो, पुराने जो books हैं या जो इस subject से related, आजकल blogs भी बहुत अच्छे लिखते हैं लोग, verified blogs. Make sure you can actually read those things for your understanding. चलो, another chromosomal disorder is Klinefelter's syndrome. तो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम आपके 23rd क्रोमोसोम के साथ एबनॉर्मैलिटी होती है, यानी कि सेक्स क्रोमोसोम के साथ एबनॉर्मैलिटी है. यहाँ पे क्या होता है, यूजुअली 23rd क्रोमोसोम क्या होता है, either it will be XX or it will be XY. So if the 23rd chromosome is XX, then it will be a female, and if the 23rd chromosome is XY, then it will be a male. But in case of Klinefelter syndrome, there is an extra X as you can see, है ना, X, X and Y. So there is an extra X which we do not actually need, but it is there. So therefore it becomes a syndrome, a disorder. So this extra X actually produces the male with reduced masculine characters and enlarged breast, because otherwise it was XY, it was supposed to be a male, but because of this extra X that is there, the male is actually having reduced masculine characteristics, the physical masculine characteristics, enlarged breast, along with a lot of other symptoms also that you can read about. So this is what is happening in Klinefelter syndrome. From exam point of view, with like your MCQ exams, what is important is this first line, कि Klinefelter syndrome होता है, उसमें क्या दिक्कत आ जाती है, 23rd क्रोमोसोम में दिक्कत आती है एक्स्ट्रा एक्स की वजह से. डन. Another type of chromosomal disorder that is again related to your sex chromosome is known as Turner's syndrome. So again it's related to 23rd chromosome only. अब यहाँ पे issue क्या आया है कि एक X मिसिंग है, सिंगल एक्स है. ठीक है, तो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में दिक्कत ये आई थी कि एक एक्स एक्स्ट्रा हो रहा था, एंड टर्नर सिंड्रोम में दिक्कत ये है कि एक एक्स कम है, देयर इज अ मिसिंग एक्स क्रोमोसोम, बिकॉज ऑफ विच द फीमेल is actually having a short height, is infertile and has underdeveloped sex organs, because the female should have been XX, but now this X is missing. Okay, and the female is born with just one X, and that creates a problem, that creates a syndrome known as Turner syndrome. So Turner syndrome में क्या है, सिंगल एक्स है. क्लाइनफेल्टर्स में क्या है कि एक एक्स एक्स्ट्रा है. Down syndrome is not related to the sex chromosome, rather it is related to chromosome number 21, and it's trisomy of chromosome 21. So there's an extra set of chromosome in chromosome 21 that creates an issue. Clear? So another thing, the last thing for today's video is the stages of development. So this is something that we will be doing over the time. तो आगे आगे जैसे part 2 आएगा इस chapter का, part 3 आएगा, part 4 आएगा,
तो उसमें हम इन स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट को एक एक करके कवर करेंगे. सो दीज आर द डिफरेंट स्टेजेस थ्रू विच अ पर्सन डेवलप्स. तो सबसे पहले प्री नेटल डेवलपमेंट होता है कि उसमें क्या वील टॉक अबाउट इट टुमारो इटसेल्फ दैट व्हाट ऑल थिंग्स आर देयर इन प्री नेटल डेवलपमेंट. देन द पर्सन कम्स इनटू इन्फेंसी एंड चाइल्डहुड. उसमें किस तरीके की फिजिकल डेवलपमेंट, मोटर डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट कैसी होती है. अडोलेसेंस में क्या चेंजेस आते हैं फिजिकल डेवलपमेंट्स में एंड एवरीथिंग. Then what are the things happening during adulthood and aging. And finally we'll also be talking about death and dying, और जो famous Kubler-Ross की stages of death and dying है उसके बारे में भी we'll be talking about all of these things. So this is just a heads up for you for the upcoming videos and upcoming parts. So if you are interested to keep on studying with me like this for this Israeli series and to crack your UGC NET JRF exams or MPhil exams or your CUET PG exams, because this will actually help you to make the base for them, consider subscribing this channel of Mind Review. ठीक है, सब्सक्राइब नहीं करोगे तो वीडियोस कैसे मिलेंगी. सो देयरफॉर सब्सक्राइब द चैनल टू कीप ऑन रिसीविंग सच एजुकेशनल वीडियोस रिलेटेड टू साइकोलॉजी. I have already created a lot of videos earlier also. So if you are looking for any specific topic that was not covered in today's video, you can just check out the channel. Maybe that topic has already been covered. ठीक है. So if you learned something new out of this video today, if you found it helpful, like the video, share it with your psychology mates, and let me know in the comment section whether you are studying and how are you finding this Israeli series to be. Any feedback is also always welcome. Till then, have a very very good day, and we'll meet tomorrow with another video, another part wherein we'll continue our chapter 8. Chalo, bye bye everybody.